नोबेल पुरस्कार ये सिर्फ सोने के मेडल या कोई अवार्ड नहीं है। ये उन बड़े बड़े आइडियाज का सम्मान है जो सच में हमारी दुनिया की दिशा बदल देते हैं। तो आज हम ऐसे ही कुछ विचारों को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे भविष्य का नक्शा बना रहे हैं। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं एक बहुत ही सीधे से सवाल के साथ। एक बहुत बड़ी सफलता जिसे हम एक ब्रेक थ्रू कहते हैं, वो आखिर दिखती कैसी है? देखिए, ये दुनिया को देखने के हमारे नजरिए में एक बुनियादी, एक फंडामेंटल बदलाव जैसा है। ये उन खोजों के बारे में है जो हमारे सोचने का तरीका ही हमेशा के लिए बदल देती हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। हमारी पहली मंजिल है हमारा अपना शरीर और वो तमाम रहस्य जो इसके अंदर छिपे हुए हैं। सोचिए, हमारा इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का सबसे बड़ा रक्षक है ना? ये बाहरी हमलावरों से लड़ता है। लेकिन तब क्या हो जब यही रक्षक खुद दुश्मन बन जाए? ऑटो इम्यून बीमारियों में बिल्कुल यही होता है। हमारा इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ही शरीर पर हमला करना शुरू कर देता है। और सालों तक ये एक बहुत बड़ी पहेली थी कि ऐसा होता क्यों है। और इस पहेली का जवाब मिला रेगुलेटरी टी सेल्स की खोज से। इन्हें हमारे इम्यून सिस्टम का एक तरह से शांति दूत समझ लीजिए। इनका बस एक ही काम है, हमारे रक्षक सेल्स को ये याद दिलाना कि भाई कौन दोस्त है और कौन दुश्मन, ताकि वो खुद पर ही हमला ना कर बैठें। तो इस कमाल की खोज का पूरा श्रेय जाता है इन 3 वैज्ञानिकों को, मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची। इन्हीं के काम की वजह से आज हम ऑटो इम्यून बीमारियों को कहीं बेहतर ढंग से समझ पा रहे हैं और उनके इलाज की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब शरीर की दुनिया से निकलकर अणुओं की यानी मॉलिक्यूल्स की दुनिया में चलते हैं और देखते हैं कि भविष्य के मटेरियल्स आखिर कैसे बनाए जा रहे हैं। तो मिलिए मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOF से। अब देखिए, इनको समझने का सबसे अच्छा तरीका है इन्हें प्रोग्राम किए जा सकने वाले मॉलिक्यूलर स्पंज की तरह सोचना। जी हाँ, ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके अंदर बहुत ही ज्यादा जगह होती है, जैसे किसी स्पंज में होती है। और ये बनते कैसे हैं? बहुत आसान तरीके से समझते हैं। इसमें मेटल के नोड्स होते हैं और ऑर्गेनिक लिंकर्स, ये दोनों मिलकर एक 3D ढांचा बना लेते हैं जिसके अंदर बहुत बड़ी सतह होती है जो चीजों को पकड़ने और स्टोर करने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो इसका असली दुनिया में क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत बड़ा है। ये मॉप्स गैसों को स्टोर करने से लेकर हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ने तक हर चीज में क्रांति ला रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कोई नया मटेरियल नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज और एनर्जी क्राइसिस जैसी बड़ी बड़ी समस्याओं को सुलझाने का एक नया जरिया है। और इस गेम चेंजिंग फील्ड को बनाने का श्रेय जाता है सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर एम यागी को। इन्होंने हमें ये सिखाया कि हम सिर्फ पदार्थ खोज ही नहीं सकते, बल्कि उन्हें अपनी जरूरत के हिसाब से मॉलिक्यूलर लेवल पर डिजाइन भी कर सकते हैं। अब हम विज्ञान से थोड़ा हटकर मानविकी की ओर बढ़ेंगे। यहाँ हम कला, कर्म और हमारे अस्तित्व की शक्ति पर ध्यान देंगे। आतंक के बीच मानव आत्मा अपनी शक्ति की पुष्टि करती है। ये एक लाइन अगले दोनों पुरस्कारों की आत्मा को बहुत खूबसूरती से बयान करती है, चाहे वो डर किसी सर्वनाश का हो या फिर किसी राजनीतिक आतंक का। और यहाँ हम ऐसे ही 2 विजेताओं को देखते हैं। एक तरफ है लाज़लो क्रास्नाहोरकाय, जो अपनी दूरदर्शी कला के जरिए अस्तित्व के बड़े बड़े सवालों का सामना करते हैं, और दूसरी तरफ है मारिया कोरिना मचाडो, जो अपने अथक कर्मों से लोकतंत्र के लिए लड़ती हैं। लाज़लो क्रास्नाहोरकाय के जो उपन्यास हैं वो बहुत घने और दूरदर्शी माने जाते हैं। वो कला की उस ताकत को दिखाते हैं जो हमें सबसे मुश्किल और अंधेरे समय में भी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत देती है। और मारिया कोरिना मचाडो का साहस वेनेजुएला में आज़ादी की लड़ाई में वो लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई हैं। ये इस बात का सबूत है कि एक इंसान का पक्का इरादा क्या कुछ हासिल कर सकता है। चलिए अब अपने आखिरी विषय पर आते हैं, अर्थशास्त्र। आखिर वो कौन सी शक्ति है जो हमारी अर्थव्यवस्थाओं को और हमारे समाजों को लगातार आगे बढ़ाती रहती है? ये एक बहुत ही बुनियादी सवाल है ना, कि आखिरकार लंबे समय तक चलने वाली तरक्की और खुशहाली किस चीज से आती है? इस साल के विजेताओं के काम का जो सेंट्रल आइडिया है वो है क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन, हिंदी में कहें तो रचनात्मक विनाश। ये वो प्रक्रिया है जिसमें नए आविष्कार, नई टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रीज की जगह ले लेती हैं और इसी से आर्थिक विकास होता है। इसे समझने का सबसे आसान तरीका ये है,
सोचिए, पहले घोड़ा गाड़ी चलती थी, फिर ऑटोमोबाइल यानी कार का आविष्कार हुआ। इससे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बदला, बल्कि पूरी की पूरी एक नई अर्थव्यवस्था पैदा हो गई। हाँ, ये सच है कि घोड़ा गाड़ी बनाने वालों का काम चला गया और ये एक दर्दनाक बदलाव था, लेकिन कुछ पुराना नष्ट हुआ ताकि कुछ नया और बेहतर बन सके। बस यही है रचनात्मक विनाश। और इस क्रांतिकारी विचार को मॉडर्न इकोनॉमिक्स का एक अहम हिस्सा बनाने का श्रेय जाता है जोएल मॉकिर, फिलिप एग्योन और पीटर हॉविट को। इन्होंने हमें गणित के जरिए ये दिखाया कि इनोवेशन और रचनात्मक विनाश ही असल में आर्थिक प्रगति का असली इंजन है। तो अंत में हमारे पास क्या है? हमारे पास इंसानियत के लिए एक नया टूल किट है। इम्यून सिस्टम को कंट्रोल करने की ताकत, अपनी मर्जी से मॉलिक्यूलर मटेरियल बनाने की क्षमता, आर्थिक विकास का एक नया मॉडल और कला और कर्म की असीम शक्ति। ये कोई छोटे मोटे सुधार नहीं है। ये खोजें और विचार हमारी समझ में एक बहुत ही बुनियादी बदलाव लाते हैं। ये दुनिया को देखने के लिए मिले एक नए चश्मे की तरह हैं। ये विचार हमारी दुनिया को आज अभी नया आकार दे रहे हैं। पर सवाल ये है कि अगला वो कौन सा बड़ा आइडिया होगा जो इंसानियत के आने वाले कल को परिभाषित करेगा।